रही है हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ अमली तौर पर इक़दाम भी करें। नाज़रीन, रिपोर्टर डायरी के साथ मैं हूं अब्दुल रहमान। आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर के हवाले से। पंजाब हुकूमत की तरजीह भी यही है कि यहाँ पर शोबा ज़राअत को बेहतर बनाया जाए और इस सिलसिले में जो काश्तकारों की मुश्किलात हैं वो भी कम की जाएँ और पाकिस्तान स्पेशली उन फसलों में जो बाहर से इम्पोर्ट करनी पड़ती है उनमें खुद कफ़ील हुआ जा सके। इससे पहले काटन का बड़ा ये खुशगवार तजर्बा रहा है कि यहाँ पर पिछले बरस $3 बिलियन की बाहर से मंगवानी पड़ी, लेकिन रवां बरस अपनी ही काटन काफ़ी हद तक हो चुकी है कि जहाँ पर मुल्की इन्हिसार उसी पर है और ये मुल्क की ज़रूरत पूरी करेगी। अब गंदम और इसके अलावा यहाँ पर खुर्दनी अजनास के हवाले से इकदाम किए जा रहे हैं ताकि इसमें बेहतरी लाई जा सके। तो इस सिलसिले में क्या इकदाम किए जा रहे हैं, साइंसदानों की क्या तजावीज़ है और किस तरह से फसलों को बेहतर बनाया जा रहा है, पंजाब हुकूमत क्या कुछ सुजेस्ट कर सकती है, ये तमाम बातें जो है वो आप तक पहुँचाएँगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो बात करें यहाँ पर इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, तो हुकूमत का बड़ा फोकस है कि ज़राअत के शोबा को बेहतर बनाया जाए। इस सिलसिले में इकदाम किए जा रहे हैं। पंजाब हुकूमत की जानब से भी, फेडरल गवर्नमेंट की जानब से भी सब्सिडीज़ भी दी जा रही हैं और अभी कपास के हवाले से भी अपनी एक तरह से जो इनकलाबी फसल हासिल की गई है कि यहाँ पर तवक्कुआत से कहीं बढ़कर, तो अब इस सिलसिले में गंदम के हवाले से भी टारगेट दिए जा रहे हैं। गंदम की फसल भी बेहतर बनाई जाएगी, जबकि दूसरी जानब जो खुर्दनी अजनास है उसकी सूरत हाल बेहतर बनाने के हवाले से सब्सिडीज़ भी दी जा रही है, इकदाम भी किए जा रहे हैं और ये दावे भी किए जा रहे हैं कि यहाँ पर ऐसे बीज तैयार किए जा रहे हैं जो कि बहुत ह्यूज पैदावार दे सकते हैं और किसानों को बहुत ख़तीर मुनाफा हो सकता है। तो इस सब के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर यूब रिसर्च के सीनियर साइंटिस्ट मौजूद है शोबा ऑयल सीड के हवाले से। तो उनसे आज बात करेंगे, जानेंगे कौन कौन सी ऑयल सीड्स इस वक्त लग रही हैं यहाँ पर, सरसों, कैनोला या इसके अलावा जो सोयाबीन की क्या सूरत हाल है, दीगर जो फसलें या सूरजमुखी कब लगेगी, इन तमाम की देखभाल कैसे करनी, कितनी पैदावार एक्सपेक्टेड हो सकती है। तो ये सारे सवालात के हवाले से जानेंगे। हफज़ साद बिन मुस्तफ़ा हमारे साथ मौजूद हैं। हफज़ साहब, क्या कहेंगे, मौजूदा कौन कौन सी फसलें लग रही हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, तेलदार अजनास हमारे मुल्क की एक बहुत बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि ना सिर्फ हम इसके ऊपर एक ख़तीर रकम ख़र्च करके जो $5 अरब US सालाना है उसे इंपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि जो तेल बाहर से मंगवा रहे हैं वो भी पाम ऑयल की सूरत में आ रहा है, जो कि लो क्वालिटी है और हमारे सेहत के बहुत सारे मसाइल उससे जो है वाबस्ता है। तो इस सिलसिले में अयूब रिसर्च में जो तेलदार अजनास का शोबा है ये तहकीक कर रहा है रेपसीड मस्टर्ड, जिसे सरसों और राया कहते हैं, कैनोला के ऊपर, सूरजमुखी के ऊपर, इसके साथ साथ सोयाबीन और तिलों के ऊपर, ताकि हम अपने मुल्क के अंदर ज़्यादा पैदावारी सलाहियत की हामिल जो वैरायटीज़ हैं उनको मुतारिफ़ कराएं और अपने मुल्क के अंदर जो इसकी प्रोडक्शन है बढ़ाएं। इस सिलसिले में हमने जो जैसे कि आपने पूछा, आजकल जो मौसम है वो राया और सरसों की काश्त का है, तो इसमें हमने बड़ी अच्छी वैरायटीज़ जो मुतारिफ़ कराई हैं, जो इनमें जो पैदावारी सलाहियत है इंटरनेशनल जो हाइब्रिड है उनसे भी ज़्यादा है। इसमें हमारी सुपर कैनोला, सांदल कैनोला, सुपर राया, आरी कैनोला, रचना कैनोला और अभी जो पिछले साल रिसेंटली हमने एक वैरायटी मुतारिफ़ कराई है TM कैनोला। वो शॉर्ट ड्यूरेशन 130 दिन की फसल है, जो कि पहले 160 दिन की होती थी। हमने 30 दिन उसका दौरानिया कम किया, जिसके साथ ना उसकी दौरानिया कम हुआ है बल्कि उसकी पैदावारी सलाहियत भी अच्छी है और उसके अंदर बेहतर क़ुव्वत मुदाफ़अत है कीड़ों के ख़िलाफ़ और इसी तरह बीमारियों के ख़िलाफ़। अब हमारी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एरिया लगाएं और फार्मर इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाए। प्रोडक्शन जितनी बढ़ेगी, जितनी पर एकड़ यील्ड बढ़ेगी, उतनी हमारे मुल्क के अंदर जो है ऑयल सीड की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। तो इस सिलसिले में गवर्नमेंट भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ दे रही है, सब्सिडीज़ दे रही है, लेकिन असल ज़रूरत है, जो ज़िम्मेदार है वो जो रिकमेंडेड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है। अब वैराइटीज़ तो आ गई, सीड भी अवेलेबल है, लेकिन प्रोडक्शन उस सीड ने उस वक्त देनी है जब उसको रिकमेंडेड जो खाद डाली जाएगी, रिकमेंडेड जो सोइंग टाइम है उसके ऊपर उसे काश्त किया जाएगा, उसको कीड़े मकोड़ों और बीमारियों से बचाया जाएगा और सबसे अहम उसकी कटाई अच्छे तरीके से की जाएगी ताकि वो झड़ने के अमल से महफूज रहे। तो काश्तकार अपनी प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट पे काम करें, अच्छे से अच्छा बीज लें, उसकी अच्छी से अच्छी केयर करें। जितनी अच्छी मैनेजमेंट करेंगे, जितनी अच्छी उसको प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के साथ अपनी फसल का ख्याल रखेंगे, उतनी पैदावार ज़्यादा होगी। अब गवर्नमेंट इसकी जो है, जिस तरह गंदम को अनाउंस करती थी, इसकी भी जो इंडिकेटिव प्राइस है उसको अनाउंस करने जा रही है और इंडस्ट्री को इंश्योर करवा रही है कि वो उसको प्रोक्योर करे। और इंडस्ट्री भी इस चीज़ पे कायल है, जिस तरह अब डॉलर की कीमत बढ़ रही है और इंपोर्ट के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, तो इंडस्ट्री भी ये चाह रही है मुल्क के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा तेलदार अजनास लगें और मुल्क के अंदर ही हम इसकी प्रोडक्शन लें और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार लें। इसमें अब बरासी का जिस तरह काश्त, बहुत सारा काश्त हो गया और कुछ आखिरी दिन चल रहे हैं काश्त के, तो काश्तकारों को चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा काश्त करें, इसकी उसके बाद उसकी प्रोडक्शन के ऊपर काम
काम करें कि जो अपनी पर एकड़ प्रोडक्शन जो हम 10 मन से अब 17 पे लेके आए हैं, इसे मज़ीद बढ़ा के हम आसानी से 25 मन फ़ी एकड़ पंजाब में हम कैनोला और राई की प्रोडक्शन को लेके जा सकते हैं। अगर हम ये ले जाते हैं तो ये ना सिर्फ बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगी, इंडस्ट्री के लिए बड़ी इकनॉमिकल होगी और हम अपने मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा ज़र मुबादला बचा के अपनी जो इम्पोर्ट को है वो कम कर सकते हैं। अच्छा वह सब इसमें बताइएगा, यहाँ पर सोयाबीन के हवाले से इसको प्रमोट करने के हवाले से यूबर सर्च का बड़ा काम रहा है, तो कितनी लगी है इस बार, क्या एक्सपेक्टेशंस है? जी, इस दफ़ा हमें बड़ी कामयाबी मिली। हम पिछले आपको पता है कि 7-8 साल से इसके ऊपर बड़ा मेहनत से काम कर रहे हैं। पहले हमने इसकी वैराइटीज़ डेवलप की, फिर इसकी सीड प्रोडक्शन, अवेयरनेस, इसके ऊपर काम किया। तो अब इस साल जो 15 से ज़्यादा सीड कंपनीज़ ने पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा सोयाबीन का सीड मल्टीप्लाई कर रही हैं, और जो इसकी सीड की कमी का सामना होता था पिछले सालों में, इस साल इंशाल्लाह काफ़ी वाफिर मिकदार में जो सीड हमारे पास मौजूद होगा, कंपनियों के पास मौजूद होगा और काश्तकारों को अवेलेबल होगा। तो अब गवर्नमेंट को चाहिए और जितने हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, ख़ास तौर पे जो इंडस्ट्री है, पोल्ट्री इंडस्ट्री है, सॉल्वेंट इंडस्ट्री है, वो मैदान में आए, वो काश्तकारों को इसके अंदर मोटिवेट करे, उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करे ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की तरफ आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा सोयाबीन लगाएँ और मुल्क में सोयाबीन की काश्त को फ़रोग मिले और फार्मर के लिए एक प्रॉफिटेबल फसल बनने जाए। अच्छा तिलों के हवाले से बताइएगा, इस बार कितने हुए? हाँ जी, तिल इस साल जो है ना रिकॉर्ड एरिया पे लगे हैं क्योंकि ये एक्सपोर्ट हो रहे हैं। इसमें भी हमने बहुत सारे मुल्कों के साथ, पहला इनिशियली हमने चाइना के साथ लाइजान किया था और चाइना को इसकी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे ले आए थे। अब चाइनीज़ जो है वो हमारी वैराइटीज़ लेके फार्मर के पास जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं, इस साल उन्होंने की है और उसके साथ साथ प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं। इसके साथ साथ इस साल जो है अरब कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़, यूके और आपकी जो तुर्कमानिस्तान रशियन स्टेट है, वहाँ तक से लोग आए हैं और आपके मुल्क से जो तिल जो है वो लेके बाहर जा रहे हैं और बड़ा अच्छा फार्मर को 17-18 हज़ार मिल रहा है। और इस साल जो इसका एरिया है 1 मिलियन एकड़ इन पंजाब में रिकॉर्ड एरिया पे यानी 10 लाख एकड़ एरिया पे लगे हैं और जो हमारी प्रोडक्शन है वो 5 लाख टन तक हम पाकिस्तान की मुतवक्के कर रहे हैं, जो कि पिछले साल जो पंजाब की थी वो तकरीबन 1.5 लाख टन थी। अच्छा मुझे इसमें ये भी बताइएगा, यहाँ पर कुछ सालों से जिस तरह से आप बड़ा बेहतर अंदाज में परफॉर्म कर रहा है यूबर सर्च, आपने भी बड़ा काम किया है, फार्मर्स भी बड़ी तवज्जो दे रहे हैं, तो कोई जो हमारी मुल्की ज़रूरत की जो यहाँ पर खुर्दनी अजनास है, कुछ उसका जो परसेंटेज है, रेशो, वो कुछ बढ़ी है? जी, इसमें देखें, इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं। एक तो हम अपने मुल्क की ज़रूरत है, हमारी पोल्ट्री फीड, लाइफ स्टॉक और फ़िश इंडस्ट्री की ज़रूरत है। दूसरी हम अफ़गानिस्तान की भी और दूसरे जो इससे रिलेटेड जो हमारी रियासतें हैं उनकी भी ज़रूरत पूरी कर रहे हैं। यहाँ से लीगली और इलीगली जा रहा था जो, तो इसमें आप ये देखें कि पिछले साल सोयाबीन पे बैन हो गया, तो जो पोल्ट्री इंडस्ट्री चल रही है, जो मुल्क में इतनी प्रोडक्शन हुई जो ब्रासिका की, उसने कुछ उसको सपोर्ट दिया। लेकिन जो पाम ऑयल है, क्योंकि पाम ऑयल से घी बन रहा है और बाकी इंडस्ट्री है, उसकी इंपोर्ट इतनी कम नहीं हुई है। लेकिन जो सीड की फॉर्म में जो आते हैं सोयाबीन ख़ास तौर पे, उसकी जो इंपोर्ट है वो काफ़ी हद तक, जो 50% से भी ज़्यादा बल्कि बैन लगा हुआ था, वो कम रही है। तो जिसको इसने थोड़ा सा उसको सपोर्ट दिया इंडस्ट्री को, और इंडस्ट्री जो पोल्ट्री इंडस्ट्री चलती रही है, तो वो हमारा जो ब्रासिका का जो मील था उससे और ऑयल के अंदर उसका इस्तेमाल हुआ है। कैनोला और सरसों का जो ऑयल है वो अल्टरनेट नहीं बना अभी तक? कैनोला और सरसों देखें ना, सुपीरियर क्वालिटी ऑयल हैं, बहुत अच्छे क्वालिटी ऑयल हैं। तो लेकिन इसके साथ साथ जो पाम ऑयल है वो चीप क्वालिटी है। जब आप पाम ऑयल बाहर से मंगवाते हैं तो वो सस्ते दामों, आपने मार्केट को भी देखें, 600 से थोड़ा सा रेट ज़्यादा हो जाए तो आवाम की चीखें निकल जाती हैं कि ऑयल महंगा हो गया, घी महंगा हो गया। लेकिन आपने दूसरी तरफ देखना है क्वालिटी को कंप्रोमाइज़, इसके लिए गवर्नमेंट को और इंडस्ट्री को कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है क्वालिटी पे, और पाम ऑयल बाहर से मंगवाना पड़ता है, जिससे आपकी कीमतें भी स्टेबल रहें और मुल्क की जो रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी होती रहे। तो पाम ऑयल को जब तक आप अगर करना है तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी, एरिया इसके ऊपर लेके जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद इसके लिए हमने इस दफ़ा गवर्नमेंट को जो प्रपोज़ किया है, जो गंदम के लो प्रोडक्टिव एरियाज़ हैं, जहाँ पे गंदम की प्रोडक्शन बहुत कम है, वहाँ वो राया सरसों के लिए क्वाइट सूटेबल है, तो वहाँ पे ये क्रॉप्स लगवाई जाएँ और गंदम की जो एवरेज है उसको भी बढ़ाया जाए और ऑयल सीड की एवरेज को भी बढ़ाया जाए। हाँ, ये समझा जाता है कि यहाँ पर गंदम के हवाले से इसका जो टाइम है वो एक ही है, इस वजह से गंदम डैमेज हो जाती है या ये डैमेज होती है, इसमें कितनी हकीकत है? जी बिल्कुल, देखें ये पहले लगती है। अब इस दफ़ा क्या हुआ कि पिछले साल इसकी प्राइस अच्छी थी, लेकिन जैसे ही पाम ऑयल और दूसरे प्राइस इंटरनेशनल मार्केट डाउन हुई और इंपोर्ट को खोला गया तो इंडस्ट्री फ़ौरन बाहर शिफ्ट हो गई कि बाहर से इंपोर्ट करना शुरू हो गई, और अब यहाँ पे जो लोकल जो प्रोक्योरमेंट थी उसकी प्राइस डाउन हो गई, रेट 8500 से 6000 पे आ गया, जिसकी वजह से प्रेफरेंस फार्मर की चली गई गंदम की तरफ,
उसे गंदम में अच्छा मुनाफा नज़र आ रहा था। हमारी जितनी भी कल्टीवेशन है, चाहे वो कोई भी क्रॉप हो, वो मार्केट से लिंक है। जिधर फार्मर को प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी नज़र आएगी, मुनाफा अच्छा नज़र आएगा, वो उधर शिफ्ट हो जाता है। इसलिए इस चीज़ को, मार्केट सिस्टम को स्ट्रेंथन करने की, इंडिकेटिव प्राइस को जो स्ट्रेंथन करने की बहुत ज़रूरत है। तो गवर्नमेंट को और जितने स्टेक होल्डर हैं उनको ये चाहिए कि इसकी, और गवर्नमेंट इस दफ़ा इसकी इंडिकेटिव प्राइस के ऊपर भी काम कर रही है, तो इंशाल्लाह अनाउंसमेंट भी होगी। तो वो टाइमली अनाउंसमेंट हो और प्रोक्योरमेंट एश्योरेंस हो, तो इंशाल्लाह आप कोई भी फसल चाहें, वो जितने एरिया पे चाहें वो लग सकती है। नाज़रीन, यहाँ पर देख रहे थे हम किस तरह से इसमें बेहतरी लाई जा सकती है। यहाँ पर हमारे साथ सहर मौजूद है जो कि ऑयल सीड साइंटिस्ट हैं। जी बताइएगा, आप क्या सुजेस्ट करेंगे? हम यहाँ पे काम कर रहे हैं सोयाबीन ब्रीडिंग के लिए हम काम कर रहे हैं अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज में हाई टेम्परेचर के लिए हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा डिजीज़ आ रही हैं, हम उनके अगेंस्ट भी स्क्रीनिंग का काम कर रहे हैं। इसकी वजह ये है कि अगर हम डिज़ीज़ के लिए क्रॉप को स्क्रीन करते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी, क्योंकि स्प्रेज कम होंगे तो अकॉर्डिंगली क्रॉप का ख़र्चा कम हो जाएगा। और दूसरी तरफ जब हम हाई टेम्परेचर टॉलरेंट वेराइटीज़ बना लेंगे तो उसका ये फ़ायदा होगा कि वो हमारे मौजूदा, हमारा जो पाकिस्तान का क्लाइमेट है उसमें हाई टेम्परेचर के अगेंस्ट वो बहुत अच्छी यील्ड देंगे। तो एक तरफ से हम यील्ड को बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ से हम क्रॉप का ख़र्चा कम कर रहे हैं, ताकि इसको अडेप्टेबिलिटी मिले पाकिस्तान के अंदर और हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाएँ। क्लाइमेट चेंज कितनी ज़्यादा डैमेज कर रही है यहाँ पर ऑयल सीड को? क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने में आ रहा है पिछले सालों में। आप देखें कि अगस्त इसका सोइंग सीज़न है और अगस्त के दौरान में टेम्परेचर इसका बहुत पाकिस्तान में हाई होता है, तो इसकी वजह से जर्मिनेशन पे बहुत इफ़ेक्ट आता है, प्लांट पॉपुलेशन कम हो जाती है। जितने % प्लांट पॉपुलेशन कम होगी अकॉर्डिंगली क्रॉप जो है ना वो डैमेज होगी, यानी आपके पास प्रोडक्टिविटी कम आएगी और इसके लॉसेस एज़ पर टेम्परेचर होंगे, यानी आपका 50% इवन के 70 to 80% तक भी आपके लॉसेस हो सकते हैं। अच्छा, अभी कौन कौन सी वैरायटी ज़्यादा बेहतर है क्लाइमेट चेंज को मद्देनज़र रखते हुए? क्लाइमेट चेंज को मद्देनज़र रखते हुए हमारे इंस्टीट्यूट की 2 वैराइटीज़ हैं, आरी सोयाबीन और फैसल सोयाबीन। ये दोनों ही अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, सेंट्रल पंजाब के अंदर भी और साउथ पंजाब के अंदर भी। अच्छा, अभी अक्टूबर का जो है वो एंड समझ लें गुजर गया है, नवंबर का आगाज़ है, तो अभी ठंड जो उस तरह से नहीं पड़ रही, तो इसका भी कोई इम्पैक्ट होगा? जी बिल्कुल, इसका इम्पैक्ट आता है ग्रेन फिलिंग पे। ग्रेन फिलिंग स्टेज पे भी अगर आपका टेम्परेचर हाई होता है तो आपकी पैदावार कम हो जाएगी। इस स्टेज पे अगर टेम्परेचर थोड़ा सा लो हो जाता है तो ग्रेन फिलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होगी और पैदावार जो है वो कुछ ना कुछ बढ़ जाएगी इससे भी। नाज़रीन, अभी हमारे साथ यहाँ पर एक और साइंटिस्ट मौजूद हैं, यास्मीन, डॉक्टर सुंदस। डॉक्टर साहब, यहाँ पर ऑयल सीड के हवाले से बात हो रही है, यूबर रिसर्च की जानिब से जो काम किया जा रहा है, फार्मर्स के हवाले से भी बताएं, कोई फार्मर्स में भी आगाही पैदा करने के हवाले से कुछ इकदाम हो रहे हैं? जी बिल्कुल, इक़दाम हो रहे हैं। एक्चुअली 3 से 4 साल पहले हम लोगों ने जो है ना एक प्रोजेक्ट किया था जिसके अंदर हम लोगों ने सेमिनार्स वगैरह करवाए थे, जिसके बाद हमने उन्हें ये कहा था कि आप ऑयल सीड का एरिया प्रमोट करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा सरसों लगाएं, आप ज़्यादा से ज़्यादा राया लगाएं। उसकी वजह से ये हुआ है कि जिस तरह सर ने भी बताया है कि एरिया और प्रोडक्शन दोनों चीज़ें जो है ना पंजाब लेवल पर तकरीबन डबल हो गई हैं। एरिया भी ज़्यादा बड़ा है और इसकी प्रोडक्शन भी बड़ी है और अब किसान जो है वो इस तरफ आ रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वो ऑयल सीड की जो है वो क्रॉप्स ग्रो करें। स्पेशली ये जिस तरह आपके सामने ये लगी हुई है हमारी सरसों की फसल, वो इसकी तरफ जो है वो आ रहे हैं। इसका देखें फ़ायदा बहुत है। अब जैसे हमारा इंपोर्ट बिल जो है वो सारे का सारा ऑयल सीड पे वो जा रहा है, ऑयल की इंपोर्ट पे जा रहा है। अगर इसको फार्मर्स खुद लगाएंगे, खुद वो इसको ग्रो करेंगे, तो वो अपना लोकल यूज़ के लिए, एटलीस्ट अपने डोमेस्टिक यूज़ के लिए जो उनकी घरों की ज़रूरत है उसके लिए वो ऑयल की रिक्वायरमेंट अपनी पूरी कर सकते हैं। वो अपना खुद बनाएं ऑयल, एक थोड़े से एरिया पे लगा लें जितनी उनकी घर की ज़रूरत है, साथ गंदम लगा लें, साथ थोड़ा सा एरिया इसके लिए छोड़ लें। तो इस तरह से अगर करके हर फार्मर थोड़ा मैनेजमेंट की तरफ आएगा, थोड़ी उनमें अवेयरनेस आएगी, तो हमें बाहर से इतना ज़्यादा इंपोर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बाकी ये कि हम इसमें कैनोला वर्जन्स बना रहे हैं। पहले जो था ऑयल वो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से सेफ़ नहीं था, ये कहा जाता था जैसे वो शरियानों में ब्लॉकेज करता है। अब हम इसमें कैनोला वर्जन ले आए हैं। जिस तरह रेप सीड की तकरीबन जितनी वैरायटीज़ हमारी आ रही हैं वो कैनोला बेस्ड हैं। कैनोला में ये होता है कि एरोसिक एसिड और ग्लूकोसिनोलेट कम होता है, वो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक होता है, वो आपकी शरियानों में ब्लॉकेज नहीं करता। इस तरह हम मस्टर्ड पे भी काम कर रहे हैं, उसमें भी लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर फार्मर इसकी तरफ आता है और उसको अपने घर के इस्तेमाल के लिए वो इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, तेल और उस फसल को लगाना शुरू कर देता है, तो डेफिनेटली किसानों को इसका बहुत फ़ायदा हासिल होगा।
अच्छा, इसमें ये भी बताइएगा, यहाँ पर आपके सेमिनार्स का फ़ायदा तो बड़ा हो रहा है, आम फार्मर्स भी आ रहा है, तो क्या उसके लिए सीड पूरा हो रहा है? एक्चुअली सीड हमारे पास जितना हमारी कैपेसिटी है हम उससे ज़्यादा वो प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग सारे इसी चीज़ पे मेहनत कर रहे हैं। हमें जितना एरिया है हमारे पास उसको हम मैक्सिमम यूटिलाइज़ कर रहे हैं, उसको हम फर्टिलाइज़र दे के और हर चीज़ दे के उसको हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं ताकि जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं हम मैक्सिमम जो है वो उसको अवेल करें और फार्मर्स को हम दे रहे हैं। यहाँ पे वो हमारे पास आते हैं तो उनके लिए प्री बेसिक सीड जो है वो अवेलेबल होता है, हमारी सारी ऑयल सीड की वैरायटीज़ का। अच्छा, ये अभी जो यहाँ पर सरसों और राया या कनोला के हवाले से बेहतरीन काश का वक्त कौन सा और बेहतर पैदावार के लिए फार्मर क्या क्या कर सकता है? ये जो सीज़न चल रहा है ना 1 अक्टूबर से, ये रिकमेंडेड है सोइंग सीज़न जो है ये हमारे इसकी ब्रासिका के लिए, ये जो सरसों के लिए है। अब तो ये कि अक्टूबर एंड हो रहा है। दूसरा इसमें ये एडवांटेज है कि इसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। अगर 2 अच्छी बारिशें भी हो जाती हैं तो ये आपको बहुत अच्छी पैदावार दे देगा। इसके लिए आप बहुत ज़्यादा वो मेहनत करें, बहुत ज़्यादा वो करें, फार्मर को इतने ज़्यादा बहुत इनपुट की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें थोड़ी खाद डालें, वो बारिशें हो गई ठीक है, नहीं तो 2 पानी लगाएगा तो ये फसल जो है वो उसकी आगे चल जाएगी। इसमें इसकी मार्केट वैल्यू है, बिक जाती है? बिल्कुल, इसकी मार्केट वैल्यू बहुत अच्छी है। इसको लगाते हैं फार्मर्स और वो इस पे काफ़ी वो मुनाफा ले रहे हैं और इसी वजह से जो है ना वो एरिया भी इंक्रीज़ हुआ है। फार्मर्स इसकी तरफ वो आए हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा किसान जो है वो कोशिश कर रहे हैं, हमारे पास आते हैं। वो वैसे भी इंफॉर्मेशन के लिए भी आते हैं कि हमें पता चला है कि ये इतनी पैदावार देती है और इतनी जो है ना वो इसकी इनकम है। बिल्कुल इसकी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है डे बाई डे और उम्मीद है कि इस साल जो है वो मज़ीद एरिया भी बढ़ेगा, फार्मर्स भी इस पर जो है ना मज़ीद वो तवज्जो देंगे। एंड पे सनफ्लावर के हवाले से बता दीजिएगा टाइम। सनफ्लावर का एक्चुअली जो है वो दिसंबर से जनवरी है जो सोइंग टाइम उसका रिकमेंडेड है ना, वो नेक्स्ट अब इससे जो है वो सीज़न सनफ्लावर का आएगा इसके बाद। जी हाँ नाज़रीन, इस हवाले से हम बात कर रहे थे। आज यहाँ पर बड़ी मुफीद मालूमात आप तक लेकर आए हैं, तो अभी हम ब्रेक की जानब जा रहे हैं, हमारे साथ ही जुड़े रहे। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है, हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है, हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। जहाँ नाज़रीन बात करें अगर यहाँ पर फसलों की बीमारियों के हवाले से, तो ऑयल सीड्स पर भी मुख्तलिफ किस्म की जो बीमारियाँ वो जन्म लेती हैं, फसल को डैमेज करती हैं। तो इन सब का हल क्या होगा, किस तरह से बचाया जाएगा, और अभी मौजूदा सीज़न में जो कौन कौन सी यहाँ पर ऑयल सीड लगने जा रही है और वहाँ पर कौन सी बीमारियाँ होंगी। माहिर अमराज़ नबातात हमारे साथ मौजूद है, कमर अंसर तफ़ैल। कमर साहब थैंक यू जी, बताइएगा अभी यहाँ पर क्या किसानों के लिए हदायत देंगे आप? अभी जो टाइम चल रहा है ना वो सरसों की या ब्रासिका की सोइंग का टाइम चल रहा है। तो उसमें सबसे अहम जो है कि किसानों के लिए सबसे अहम जो है कि वो हेल्दी सीड इस्तेमाल करें और बीमारी से बिल्कुल साफ़ होना चाहिए और आपकी ज़मीन भी जो है वो बीमारी से बिल्कुल पाक होनी चाहिए। और उसके अलावा जो इस पे बीमारियां आती हैं, उन बीमारियों में सबसे पहले हमारे पास जब हमारा स्मोग का सीज़न शुरू होता है या धुंध वगैरह का सीज़न शुरू होता है, तो जो राया जिन्स है इसकी सरसों की, उस पे एक बैक्टीरियल डिजीज़ आती है जिसको बैक्टीरियल सॉफ्ट रॉट कहते हैं और वो बहुत ज़्यादा डैमेजिंग और बहुत ज़्यादा डेंजरस डिजीज़ है और वो पूरी के पूरे खेत जो है ना उसके साथ वो बिल्कुल ही तबाह हो जाते हैं। और उसके लिए टेम्परेचर जो है वो जब 10 डिग्री सेंटीग्रेड या 10 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे हो तो उस टाइम वो बीमारी बहुत ज़्यादा आनी शुरू होती है। उसके लिए सबसे बेहतरीन हल ये है कि आप के इलाके में जो महकमा ज़राअत तौसीह वाले हैं उनसे मशवरा करके जो आपके इलाके में अच्छी कोई पेस्टिसाइड की डीलरशिप है वहाँ से आपको अच्छी बैक्टीरियोसाइड लेकिन महकमा ज़राअत तौसीह के अमले के साथ रब्ता करके आप उसको स्प्रे करें। तो उससे अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी हद तक हमारे भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिजीज़ आई थी आज से 2 साल पहले, तो हमने उसके लिए मुख्तलिफ बैक्टीरियोसाइड इस्तेमाल की थी और उनके साथ हमारा जो है ना फील्ड हमारा बच गया था। इसके अलावा इस पर एक अल्टरनेरिया ब्लाइट जिसको वबाई जलसाओ भी कहते हैं वो भी इस पे आती है। उसके लिए जो है कि जब 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो
तो उस टाइम वो डिजीज़ आती है। उसके लिए भी सबसे बेहतरीन हल ये है कि जो है आपके इलाके में जो महकमा ज़राअत तौसीह वाले हैं, तो महकमा ज़राअत तौसीह के अमले से आप रब्ता करके स्प्रे जो है ना वो आपको बताएंगे, तो आप उसके हिसाब से स्प्रे करें। उसके अलावा इस पे एक दो बीमारियां और भी आती हैं, जैसे एक सफूफी फफूंदी होती है जिसको पोल्ट्री मिल्ड्यू कहते हैं। लेकिन पोल्ट्री मिल्ड्यू उस टाइम आती है जब आपके फसल जो है वो पकने के करीब होती है और उसकी फलियां वगैरह बन गई होती हैं। उस टाइम अगर आप उस पर स्प्रे करें, एक अव्वल पे तो स्प्रे नहीं हो सकता, आप फील्ड में जा नहीं सकते सरसों के फील्ड में। दूसरा, अगर आप उस टाइम स्प्रे करें, फसल बिल्कुल पकने के करीब होती है, तो फार्मर को इकोनॉमिकली लॉस होता है, इसलिए उसका इतना इम्पेक्ट नहीं होता यील्ड के ऊपर। तो अब आ जाते हैं सनफ्लावर की डिजीज़ के मतलब। सनफ्लावर पे जो डिजीज़ है वो बेसिकली चारकोरा डिजीज़ आती है, वो इसके तने को ख़राब करती है, तना इसका ब्लैक होना शुरू हो जाता है, और अंदर से जब हम सनफ्लावर को जब देखते हैं तो सनफ्लावर जैसे सिगरेट की राख होती है उस तरह उसका तना जो है ना वो उस कलर का होता है, ग्रे कलर का। तो उसके लिए सबसे जो बेहतरीन है कि जब आपने फसल की अपनी बिजाई करनी है तो सीड ट्रीटमेंट करके फसल काश्त करें, और सीड ट्रीटमेंट के लिए जो है वो 2 से 3 ग्राम फ़ी किलोग्राम सीड के हिसाब से आपने किसी अच्छी फंजीसाइड महकमा ज़राअत तौसीह के अमले से रब्ता करके वो आपको बताएंगे कि कौन सी अच्छी फंजीसाइड है जो सीड ट्रीटमेंट के लिए है, तो आप उसके साथ सीड ट्रीट करके और अपनी बिजाई करें 3 ग्राम फ़ी किलोग्राम सीड के हिसाब से। इसके अलावा इस पे एक हेड रॉट जिसको फूल का गलना भी कहते हैं, वो सनफ्लावर पे वो भी डिजीज़ आती है, लेकिन वो इतनी वो कॉमन नहीं है। वो इस तरह कॉमन नहीं है कि जब तक फूल को डैमेज किसी मैकेनिकली डैमेज ना हो उसका फूल बैक साइड से, या कोई परिंदा वगैरह ना इंजरी करे, उतनी देर तक वो नहीं आती। लेकिन अगर परिंदा वगैरह उसको, जैसे तोते वगैरह अक्सर जब सनफ्लावर का बीज पकना शुरू होता है तो इस पे हमला करते हैं सनफ्लावर पे, इस तरह वो सनफ्लावर के जो फूल की पिछली साइड होती है उसको भी डैमेज करते हैं, वहाँ पे ज़ख़म कर देते हैं। वहाँ से एक फंगस होती है उसको राइजोपस कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ ग्रोथ करती है और वो फूल उसकी वजह से फिर गलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन वो इतनी कॉमन नहीं है क्योंकि उसमें जितनी देर तक परिंदा डैमेज नहीं करेगा फ्लावर को उतनी देर तक वो नहीं आएगी। अच्छा सर, इस बीमारियों का जो इम्पेक्ट है फसल पर क्या पड़ता है, कितने फ़ीसद तक मुतासर हो सकती है अगर फार्मर तवज्जो नहीं देता? जैसे आपको अभी बताया है कि अगर बैक्टीरिया सॉफ्ट रॉट या जरासीमी जो है जलसाओ जो है वो आ जाए तो तकरीबन 90% भी आपकी फसल जो है ना वो डैमेज हो सकती है। और इसी तरह जो बैक्टीरिया अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट है तो जिस पे पत्तों पे धब्बे बन जाते हैं उस पे तकरीबन 30 से 40% आपका लॉस हो सकता है, क्योंकि वो अगर ज़्यादा सीवियर हो जाए तो वो फिर फलियों पे आ जाती है और फलियों का जो दाना है वो दाना आपका जो है ना वो पूरी तरह बनता नहीं है, वो कमज़ोर रह जाता है दाना। और इसी तरह जो है ना सनफ्लावर पे भी 30 से 40% लॉस हो जाता है उसमें यील्ड का आपका। और अभी जो तिल के हवाले से तिल की फसल गई है उसमें भी कई बीमारियाँ जन्म लेती हैं और फार्मर्स को बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। तिल की फसलों पे ना 2 बीमारियां मेन हैं। एक ये है अपना एक फ्लडी डिजीज़ कहते हैं उसको, फूल तिलों का बटूर कहते हैं, वो जहाँ पे उसके फ्लावरिंग होती है ऊपर वहाँ पे गुच्छे उसके बन जाते हैं। उसके लिए वो बहुत ज़्यादा डैमेजिंग है क्योंकि वो एक वायरस लाइक ऑर्गेनिज्म की वजह से फैलती है। और इंसेक्ट जो है ना वो एक जो है बीमार पौधे से उसका जरासीम लेके वो जब हेल्दी पौधे पे जाके अपनी फीडिंग करता है तो वहाँ पे जाके वो जो है ना उसको ट्रांसफ़र कर देता है उस जरासीम को और वहाँ से वो फैलती है। उसमें जो है ना उसमें अगर वो डिजीज़ आ जाए तो फलियाँ वगैरह बिल्कुल नहीं बनती और वो बहुत ज़्यादा। उसके लिए सबसे बेहतरीन ये है कि जैसे ही आप देखें कि खेत में इंसेक्ट आ गया है तो आप जो इंसेक्ट के लिए सबसे बेहतरीन जो इंसेक्टिसाइड है वो महकमा ज़राअत तौसीह के अमले से रब्ता करके आप स्प्रे करें तो उससे काफ़ी हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। जी थैंक यू सर। अच्छा मुझे लशाद साहब बताइएगा कि आपका जो डिपार्टमेंट है
पब्लिक रिलेशन ऑफिस, ये किस तरह से किसानों की रहनुमाई कर? ये हमारे पास एक तो स्टूडियो है, उसके अंदर हम तमाम एक्सपर्ट्स की रेडियो टॉक्स वहाँ रिकॉर्डिंग करते हैं, उनको एडिटिंग के बाद पूरे पंजाब के रेडियो स्टेशन पे भेजते हैं, और इस्लामाबाद में ज़रख़ेज़ पाकिस्तान है, उसके थ्रू भी हम काश्तकार तक आगाही देते हैं। इसके अलावा इन ज़रिए साइंसदानों के जो आर्टिकल्स हैं वो हम ज़राअतनामा है जो काश्तकारों तक जाता है वो हम भेजते हैं। दूसरा, हम प्रेस रिलीज़ की शक्ल में तमाम मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया को हम जो इनके मुख्तलिफ शार्ट्स हैं वो तैयार करा के पूरे मीडिया चैनल पे हम ऑन एयर कराते हैं। तो इससे ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, इसी तरह हम काश्त का जो फीडबैक है वो हम इन रिसर्च के इदारों तक पहुंचाते हैं, एक्सटेंशन के थ्रू भी हम उनकी मालूमात। तो ये सारा एक कम्बिनेशन है जिसके थ्रू काश्तकार तक आगाही जा रही है, और वो अच्छी अक़साम के चुनाव के साथ उसकी पैदावारी टेक्नोलॉजी पर अमल करके अपनी पैदावार में इजाफ़ा कर रहे हैं। अच्छा, इसमें ये भी बताइएगा कि यहाँ पर जैसे आपने कहा कि कितने लोग रोज़ाना की बुनियाद पर यूबर सर्च का रुख करते हैं मालूमात के लिए? हाँ, इसमें हमारा एक इन्फॉर्मेशन डेस्क इन्होंने बनाया, उधर तो तकरीबन 15-20 काश्तकार आ रहे हैं। जब ये गंदम की काश्त का सीज़न है तो इसके लिए बहुत ज़्यादा तादाद में काश्तकार आ रहे हैं, सीड लेने के लिए भी, मालूमात लेने के लिए भी। तो उनके लिए हमने पम्फलेट्स बनाए हुए हैं, वो उनको काश्तकार को बीज के साथ वो फराम किए जा रहे हैं। इसी तरह कनोला का जब ये सीज़न राया सरसों का रहा है तो इसके लिए भी काफ़ी काश्तकार, प्राइवेट सीड कंपनीज़ भी आती रही हैं, तो उनके साथ भी, और सेमिनार का सिलसिला भी चलता रहता है जिससे काश्तकारों को आगाही दी जाती है। इसी तरह जिस तरह इन दोस्त ने बताया है कि वो महकमा ज़राअत तौसीक़ का जो अमला है उनकी मास्टर ट्रेनिंग यूबर सर्च के अंदर मुख्तलिफ़ फसलों के हवाले से की जाती है। उसमें तमाम आस्पेक्ट्स जो पैदावारी टेक्नोलॉजी के हैं, अक़साम के हैं, तो बीमारियों के हैं, वो सारे उनको हमारे ज़रिए साइंसदान आगाही देते हैं। तो उस बेस पे फिर वो आगे काश्तकार की अमली तरबियत यूनियन काउंसिल लेवल तक जाके वो, बल्कि मौज़ा लेवल तक काश्तकारों की तरबियती आगाही वर्कशॉप्स होती हैं। जिस हवाले से बीमारियों के हवाले से, बीमारियों के इलाज के हवाले से बताया जा रहा है, उम्मीद है कि ये मुफीद मालूमात आप तक बेहतरीन तरीके से पहुँचेंगी और आपको फ़ायदा भी मिलेगा। भी हमारे साथ ही जुड़े रहिएगा। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है, हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हम दोनों के साथ अमली तौर पर इक़दाम भी करें। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है, हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हम दोनों के साथ अमली तौर पर इक़दाम भी करें। नाज़रीन, बात करें यहाँ पर गंदम के हवाले से तो सबसे अहम समझी जाती है पाकिस्तान में फसल, क्योंकि जब भी इस फसल का मसला बनना है तो फिर बाहर से मंगवानी पड़ती है, क्योंकि इसके बगैर कोई भी गुजारा नहीं है। पिछले बरस काफ़ी अच्छी पैदावार हुई है, इससे पिछले बरस कम हुई पैदावार, जिस वजह से कई बिलियन डॉलर की बाहर से मंगवानी पड़ी थी। तो इस बरस भी खासी महंगी मिली। तो अभी जो इसकी काश्त शुरू होने को है, तो इसी हवाले से ज़राई माहिरीन हमारे साथ मौजूद हैं, साइंटिस्ट हैं यूबर सर्च के, उनसे जानते हैं। जी बताइएगा, गंदम का बेस्ट टाइम कौन सा है फैसलाबाद डिवीज़न के लिए? जी अस्सलाम वालेकुम। इसके लिए सबसे बेस्ट टाइम जो फैसलाबाद डिवीज़न के लिए है, जो हम रिकमेंड करते हैं, वो 1 नवंबर से 20 नवंबर तक है। ये जो बेस्ट टाइम है, और इसमें जितना पहले हम काश्त कर लेंगे उतना ही बेहतर पैदावार के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो हम ये रिकमेंड करते हैं अपने किसान भाइयों को कि जल्द अज़ जल्द अपनी ज़मीन को तैयार करके बेहतरीन फसल के लिए, पैदावार के लिए गंदम काश्त कर दें। अच्छा, इसका कोई वैराइटीज़ का भी टाइम होता है? जी, ये मुख्तलिफ़ वैराइटीज़ को मुख्तलिफ़ टाइम ऑफ सोइंग के हिसाब से हम रिकमेंड करते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर वैराइटीज़ जो फैसलाबाद रीजन के लिए हैं वो इसी टाइम स्पैन में आती हैं, 1 से 20 और मैक्सिमम 30 नवंबर तक जो है ना, हम कहते हैं कि इसको आप काश्त कर लें। अच्छा सर, मुझे गंदम की तरीका काश्त के हवाले से थोड़ा बता दीजिएगा, फार्मर किस तरह से बेस्ट तरीका काश्त से पैदावार बेहतर कर सकते? सबसे पहले तो ये कि रोनी जो है वो एक टाइमली वो करना चाहिए, और 1 नवंबर तक जो है वो अगर काश्त हो जाए तो बेहतर है। उसके लिए वैरायटी का इंतखाब भी बड़ी एक अहमियत रखता है, और जो इतनी भी अप्रूव्ड वैरायटीज़ हैं उनका बीज काश्त करना चाहिए। ज़्यादा पैदावार और बीमारियों से मुदाफ़त के लिए बहुत ज़रूरी है, और कोशिश ज़मींदार को ये करनी चाहिए कि 1 नवंबर से लेकर 15 से 20 नवंबर तक उसकी जो है ना वो काश्त हो जानी चाहिए। तो ये इससे जो है ना बेहतर पैदावार के वो चांसेस हो सकते हैं। अच्छा, गेती काश्त और पछेती काश्त में कितना फ़र्क पड़ता है जब एवरेज निकाली जाती है बाद में? देखिए, बात यह है कि जैसे जैसे हम लेट होते जाते हैं तो गंदम को जो है वो दिन कम मिलते हैं, अपनी वो बढ़ोतरी और वो
दाना बनाने के लिए। तो जितने दिन कम बनेंगे, कम उसको मिलेंगे, तो दाने का साइज़ भी कम होगा, दाना कमज़ोर बनेगा और ज़ाहिर वो पैदावार पे मुतासर करेगा। तो बेहतर ये है कि जो कपास के काश्तकार हैं वो जल्द से जल्द आखिरी चुनाई मुकम्मल करें। जो चावल के काश्तकार हैं वो भी अपना काम जल्दी से वो वाइंड अप करके जो गंदम को वो बर वक्त काश्त करें ताकि उनको वो एक अच्छी पैदावार मिल सके। इसका बीमारियों से भी कोई ताल्लुक होता है टाइम का? जी बिल्कुल। हम अगर उसको ज़्यादा डिले करेंगे, लेट कर प्लांटिंग करेंगे तो जनवरी फरवरी के अंदर जैसे वो हवा के अंदर नमी और दर्जा हरारत कम हो जाता है तो वो फंगस का अटैक, रस्ट का, जो किंगी का है वो उसका हमला बढ़ जाता है और ये ज़िम्मेदार के लिए एक नुकसानदेह सूरत हाल होगी। इसलिए वो जितना भी अगर उसको बर वक्त करेगा वो उसके लिए बेहतर होगा। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, यहाँ पर जो मुख्तलिफ बीमारियाँ गंदम पे हमलावर होती हैं, उसकी वजह से गंदम डैमेज भी होती है, तो ये कौन कौन सी बीमारियाँ और किसान किस तरह से बच सकते हैं? जी थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। आज आपने बड़े टाइम पे ही रिमाइंड कराया है, क्योंकि जो डिजीज़ का कंट्रोल है नो डाउट ये अपेयर तो फरवरी मार्च में होती हैं, लेकिन इसकी मैनेजमेंट अभी से स्टार्ट हो जानी है। जो हमारा फोकस है कि भी जो इजी वे है, आसान वे है, वो है क़ुव्वत मुदाफ़त वाली वैराइटीज़ का फार्मर फील्ड में जाना। तो जो जितना हम टाइम पे लगाएंगे और क़ुव्वत मुदाफ़त वाली जो वैराइटीज़ हैं उनका यानी कि सिलेक्शन कर लेंगे तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले जो हमारे पास जो वैराइटीज़ पुरानी थी, लोग क्योंकि घर का बीज इस्तेमाल करते हैं, उसमें शहर थी, गैलेक्सी थी, इनकलाब 91 इवन के पुराने ज़माने से चलती आ रही है। उसका क्या नुकसान होता है? एक तो रस्ट का इनाकुलम बहुत ज़्यादा बन जाता है क्योंकि लार्ज स्केल पे वो लग जाती थी मोनो। अब हमने कैंपेन ये पिछले 5-7 साल से यही चलाई है कि भी हमने इसको रिप्लेस करना है ससेप्टिबल वैराइटीज़ को रेजिस्टेंट के साथ। अब हमारे पास बेशुमार वैराइटीज़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मसलन अयूब रिसर्च के अम्ब्रेला में जितने भी इंस्टीट्यूट आते हैं, सारे इंस्टीट्यूट ने ऐसी वैराइटीज़ दी हैं जो रेजिस्ट करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे इधर वीट रिसर्च इंस्टीट्यूट की अगर बात करें तो इसमें अरूज 2022 है, या MH 2021 है, सुबहानी 21 है, दिलकश 20 है, अकबर 19 है, उसके साथ हमारी अनाज 2017 है, या उजाला है, इवन वो लेट में भी अच्छा परफॉर्म करती है और स्टिल डिजीज़ रेजिस्टेंट है। इसी तरह जो हमारा रीजनल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट भावलपुर है उसकी नवाब 21, सादिक 21, इसी तरह जो बकर में हमारा इंस्टीट्यूट है उसकी बकर स्टार होगी, फ़ख्र बकर है या निशान है, ये वैराइटीज़ हैं। और चकवाल के लिए MA 21। तो ये वैराइटीज़ काश्त करें और कोशिश करें जिसके पास अगर कोई पुराना बीज पड़ा है जो अननोन है उसे अवॉइड करें। अब सर्टिफाइड सीड इस्तेमाल करना है और जो वैराइटीज़ का नाम मैंने लिया है या जो महकमे ने रिकमेंड की हुई हैं जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में, उसको कोशिश करें कि मैक्सिमम एरिया पे लगवा लें। अच्छा, एक तो हो गई ये। दूसरे नंबर पे जो हमारे एक ये एयरबॉर्न डिजीज़ थी, दूसरे नंबर पे आ जाती हैं सीडबॉर्न डिजीज़। सीडबॉर्न डिजीज़ ऐसी हैं जिसमें सिट्टे काले हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं खुली कंगियारी या इंग्लिश में लूज स्मट कहते हैं। उससे क्या होता है कि वो इतना है कि 100% उसका डैमेज है। अगर वो पूरे का पूरा स्पाइक जो है ना, एक दाना भी नहीं बनता। शायद आपने अपने सीज़न के दौरान कभी ऑब्ज़र्व किया हो, तो पूरा सारा ब्लैक हो जाता है। उसके लिए ये है कि अभी से उसकी तैयारी करनी है। एक तो हमने बीज को ट्रीट करके फंजीसाइड से ट्रीट करके लगाना है ताकि हम एक तो ये लूज स्मट खुली कंगियारी से बच सकें। दूसरे नंबर पे आ जाती है करनाल बंट। ये क्वालिटी की डिजीज़ है, ये हम एक्सपोर्ट नहीं कर रहे। जब हम एक्सपोर्ट करना शुरू करेंगे गंदम, इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा कि हम एक्सपोर्ट करेंगे, तो उसमें ये क्वालिटी पेस्ट है। तो शिपमेंट वो वापस कर देते हैं, कहते हैं कि ये जो है ना, क्योंकि ये आटे की क्वालिटी को भी डिस्टर्ब करती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि एक तो हम रेजिस्टेंट वैरायटी दे रहे हैं, दूसरे नंबर पे इसका इनाकुलम ना फैले क्योंकि ये सेल में भी रह जाता है, सीड में भी रह जाता है, तो इसको ट्रीट करके लगाएं। तो लिहाजा हमारी एक कैंपेन है कि एक तो टाइमली सो करनी है, जिस तरह पहले बता रहे थे साथी कि भी टाइमली सो से ये डिज़ीज़ एस्केप हो जाती है मोस्टली। दूसरे नंबर पे हमारी कैंपेन ये है कि सीड को ट्रीट करके लगाना है, ठीक है। तीसरे नंबर पे ये है कि भी जो मॉनिटरिंग करनी है तो वो अभी से मॉनिटर करके जो भी सीड लगा रहे हैं वो चेक कर लें उसमें करनाल बंट के कोई इन्फेक्टेड सीड तो नहीं है। ये इंटेलिजेंस बेस्ड मॉनिटरिंग करनी चाहिए।
जी, इस हवाले से यहाँ पर बातें हो रही हैं गंदम की काश्त के हवाले से। जी बताइएगा, यहाँ पर अभी जो मौसम तब्दील हो रहा है, क्योंकि इन दिनों में अक्सर मौसम ठंडा हो जाता था, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से देख रहे हैं कि आज भी गर्मी है, तो इसका भी कोई असर पड़ता है टाइम पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद अवैस है। मैं यहाँ पे सीनियर साइंसदान हूँ, प्लांट ब्रीडर हूँ। गंदम की जो वैराइटीज़ बनती है उस टीम का हिस्सा हूँ। और चूँकि यहाँ पे हर बंदा तजुर्बेकार है, पूरी दुनिया में मौसमी तब्दीलियाँ आ रही हैं। कभी बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, कभी दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, कभी जब गंदम काश्त करनी होती है उस वक्त दर्जा हरारत ज़्यादा है, या उससे पहले जब बारिशें ज़्यादा हो जाती हैं, और आखिरी जब फसल तैयार हो चुकी होती है, दाना बन चुका होता है, उस वक्त भी ये सूरत हाल होती है कि अच्छी भली सेहतमंद फसल खड़ी है, दाना भी अच्छा बना हुआ, लेकिन बारिशें, तेज़ हवाएं, आंधी आने की वजह से वो गिर भी जाती है, या क्या होता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और उस वक्त पानी अगर ज़मींदार ना लगा सके या मुयस्सर ना हो, या इस डर से बाज़ात नहीं लगाते कि फसल गिर ना जाए, उसकी वजह से नुकसान ये होता है कि दाना कमज़ोर रहता है, उसका वज़न कम होता है और पैदावार बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। अब इस वक्त जैसे आपने सवाल किया कि मौसम इस वक्त दर्जा हरारत ज़्यादा है, और ये वाकई ज़्यादा है। इस दर्जा हरारत पे हम काश्त अगर करेंगे, ज़मीन में बीज उग भी आता है, पौधा ज़मीन से बाहर भी आ जाता है, लेकिन जैसे ही दर्जा हरारत ज़्यादा रहेगा, ये अपनी जो साइड वाली शाखें होती हैं वो नहीं बना सकेगा। उसके लिए आपको कम दर्जा हरारत वाली रातें, जिनको हम कहते हैं ज़्यादा कम दर्जे कोरे वाली रातें भी कह सकते हैं, तो वो वाला मौसम उसको चाहिए होता है कि जब वो अपनी साइड वाली शाखें बना सके। अगर इसी तरह मौसम गर्म रहे तो फिर हमें थोड़ा सा मौसमी जो हमें अपडेट्स मालूमात आती हैं उनको देखना चाहिए कि किस वक्त मौसम नॉर्मल होगा, इससे दर्जा हरारत थोड़ा सा कम होगा, रातें भी थोड़ी सी ठंडी रहेंगी, तो वो पौधे की ज़्यादा बेहतर नशोनुमा के लिए ज़रूरी है। क्योंकि अगर दर्जा हरारत ज़्यादा रहेगा, उससे जो फसल में खाद डाली है उसका या तो हवा ज़्यादा गर्मी की वजह से वो हवा में उड़कर शामिल हो जाती है, उसकी तकरीब या टूट फूट का शिकार हो जाती है, तो वो पौधे को भी कम मुयस्सर होती है, किसान ख़र्चा भी करता है, तो पौधे को मुनासिब ग़िज़ाइयत मुयस्सर नहीं रहती ज़मीन में। ज़मीन ज़्यादा जल्दी खुश्क हो जाती है, जब ज़्यादा खुश्क होगी तो पौधा ज़्यादा कमज़ोर रह जाते हैं, उसके लिए फिर आपको जल्दी पानी भी लगाना पड़ेगा। तो वो सारी आपकी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस दर्जा हरारत ज़्यादा होने से आपको वो ज़्यादा करनी पड़ेंगी। फिर उसके बाद ये है, हम जितनी भी मौजूदा वैरायटियाँ हमारे इदारे अयूब रिसर्च ने दी हैं, अयूब रिसर्च एक सरकारी इदारा है सूबाई, और इसका मैंडेट जब से ये बना है 1906 में ये इदारा कायम हुआ था। इसने बड़ी बड़ी वैरायटियाँ दी हैं, उसमें मैक्सी पाक थी। पाकिस्तान जब गंदम में खुद कफ़ील हुआ तो मैक्सी पाक 65 की वजह से हुआ था। फिर उसके बाद एक मेगा वैरायटी और पाकिस्तान ने दी, चनाब 70 के नाम से थी, पंजाब में और पाकिस्तान में वसीर रकबे पर काश्त हुई। उसके बाद पाक 81 के नाम से वैरायटी आई थी। फिर इसी तरह आपकी इनकलाब 91 मशहूर ज़माना पूरी दुनिया में। ये इस दौरान में मौसमियाती तब्दीलियाँ होती रही थी, लेकिन अयूब रिसर्च के शोबा गंदम के साइंसदानों ने बड़ा बेहतरीन काम किया मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से। उन्होंने ये सारे मुशाहिदात किए कि हज़ारों लाखों की तादाद में मुख्तलिफ मतलब पौधे जो क्रॉस किए होते हैं उसमें से उसको सेलेक्ट किया जाता है, ताकि किस मौसम में कौन सी बेस्ट होती है उसके हिसाब से उसको फिर आगे प्रमोट किया जाता है। और 10 से 12 साल लगते हैं एक वैरायटी बनने में, और वो भी लाखों पौधों में से कोई एक पौधा होता है जो वैरायटी बनता है, जो मौसमियाती तब्दीलियों से लड़ता है, जिसमें क़ुव्वत मुदाफ़त होती है बीमारियों के ख़िलाफ़ भी, और वो वाली हम वैरायटियाँ बनाते भी हैं। अब मौजूदा दौर में जैसे दर्जा हरारत और बाकी मसाइल पैदा, इसके हवाले से हमने अरूज 2022 तैयार की है। 70 मन के करीब पैदावार पिछले गुज़श्ता साल जो मुकम्मल हुए किसानों ने ली है, दिलकश है। 74 मन पैदावार ये फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट में जिसने 70 मन से ज़्यादा पैदावार लेके उसने पैदावारी मुकाबला जीता है। इसी तरह अकबर 19 है हमारी। ये सारी मौसमियाती तब्दीलियों से लड़ने की सलाहियत भी रखती हैं, पैदावार भी ज़्यादा है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये कि बीज अच्छा है, वैरायटी बहुत अच्छी पैदावारी सलाहियत वाली है, उसको मुनासिब उसकी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरा करना भी ज़रूरी है। जिस वक्त उसको पानी चाहिए उन मराहल पे पानी लगाएं, जितनी खाद उसको चाहिए खाद उसको ज़रूरत के मुताबिक जो मुयस्सर है वो लाजमी देनी, क्योंकि अच्छी किस्म का बीज मौजूद हो, खाद उसकी ज़रूरियात खुराक की पूरी ना हो तो वो अपना वो पोटेंशियल अपनी सलाहियत के मुताबिक 70 मन या उससे ज़्यादा पैदावार नहीं। 2 साल पहले हीट वेव आई थी, बहुत ज़्यादा पैदावार में कमी का नुकसान बना था, लेकिन उसी साल मसाइल ये थे कि किसान को खाद भी नहीं मिली थी, टाइम से नहीं मिली थी, या रेट ज़्यादा थे, इस वजह से वो पूरी खाद नहीं इस्तेमाल कर, ख़ास तौर पे पोटाश खाद नहीं इस्तेमाल कर सका। उसकी वजह से पौधे में जो है ना गंदम में
उसकी जो है क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी आती है। तो ये सारे अवामल का ख्याल रखना ज़रूरी है। हमारे इदारे ने अनाज, अकबर, उजाला और ये दिलकश है, सुबहानी, MH21 है, ये सारी बेहतरीन वैरायटियाँ जो हर साल पाकिस्तान और पंजाब में 90 से 95% रकबे पर हमारे अयूब रिसर्च की वैरायटियाँ लग रही हैं और किसान पैदावारी मुकाबले भी जीत रहे हैं। तो हम ये सारे मौसमियाती अवामिल तब्दीलियों, ये स्ट्रेस जो भी मौसमियाती तब्दीलियों के दबाव, उनको मद्देनज़र रखते हुए ही ये तैयार की गई हैं और उनमें पैदावारी सलाहियत मौजूद है। और हर साल गवर्नमेंट के ये पैदावारी मुकाबले करवाते हैं और किसान ही वो जीतते हैं और सबके सामने वो पैदावारी मुकाबले होते हैं। तो हम शुक्र है कि हमारे साइंसदान, ज़रिए साइंसदान पंजाब के और गवर्नमेंट इदारा है, बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी करते रहेंगे। अभी मज़ीद भी वैरायटियाँ फील्ड में आ जाएंगे तो किसानों को चाहिए कि नई वैरायटियों का बीज लगाएं और तस्दीक शुदा बीज सीड ट्रीटमेंट के बाद लगाएं और उसकी ग़ज़ाई ज़रूरियात का भी ख्याल रखें। शुक्रिया जी। अच्छा जी, बताइएगा यहाँ पर कितने % तक लोग जो है वो अब सर्टिफाइड बीज लगा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त जो है ना रिप्लेसमेंट परसेंटेज वो 40% के करीब चले गया है पिछले साल से जो है ना। इसी की वजह से देखें कि पिछली दफ़ा जो है ना हमारा रकबा वो कम हुआ था गंदम का, जबकि पैदावार ज़्यादा हुई है। उसकी मेन वजह ही ये थी कि लोगों ने सर्टिफाइड सीड यूज़ किया, अच्छी वैरायटियों का और रेजिस्टेंट वैरायटियों का। और काफ़ी जो है ना वो उन्होंने ये सारा जो ना हमने जो कैंपेन चलाई थी कि जी टाइमली काश्त करें। आपने एक सवाल किया था कि ये गंदम का कितना फ़र्क पड़ता है। आप नवंबर के बाद जब काश्त करेंगे तो 20 kg पर डे, 20 kg पर डे के हिसाब से उसकी एवरेज यील्ड जो है कम होना शुरू हो जाएगी। दिसंबर में, ये 1 दिसंबर से पर डे। जिस तरह आप दिसंबर में लेट जाएंगे 1, 2, 3, 4, 10 दिसंबर तक, तो पर डे के हिसाब से 20 kg पर डे के हिसाब से यील्ड कम होती है उसकी। तो इसलिए इसको टाइमली काश्त करना चाहिए। रेजिस्टेंट वैरायटीज़ यही है कि सीड आपकी रिप्लेसमेंट 40% तक चली गई है और हमारी कोशिश है अयूब रिसर्च के इदारों की और सारे जितने हमारे अम्ब्रेला में काम कर रहे हैं सारे इंशाल्लाह इसी पे है फोकस कि इसको टाइमली काश्त पे लेके आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा बीज जो है ना वो देने की कोशिश करें। इस वक्त जो है ना पोजीशन जो सीड की है कि पहले हम BNS बहुत थोड़ा बनाते थे, अब BNS जो है ना बेसिक ब्रीडर न्यूक्लियर सीड वो हमने 8000 kg के करीब बनाया था और प्री बेसिक सीड जो ना कोई लेता नहीं था, बनाते नहीं थे। अब प्री बेसिक सीड जो है 300 टन के करीब था। अब उसकी वजह से बेसिक ज़्यादा बनेगा, बेसिक ज़्यादा बनेगा तो सर्टिफाइड ज़्यादा बनेगा जो कि फार्मर की अप्रोच तक होगा। इससे इंशाल्लाह हमारी यील्ड ज़्यादा होगी, हम इंपोर्ट नहीं एक्सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। जिस हवाले से यहाँ पर हमारे साथ अयूब रिसर्च के ज़रिए साइंसदान गंदम के हवाले से मौजूद थे, बता रहे थे कि यहाँ पर सर्टिफाइड बीज हो, इसके अलावा टाइमली काश्त की जाए तो बेहतर नताइज का हसूल मुमकिन बनाया जा सकता है। नाज़रीन, कोशिश की यहाँ पर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका मौक़िफ़ आप तक पहुँचाएँ। इसके साथ इजाज़त दीजिएगा लेने के बाद। भाइयों वो तो ज़रूरी है हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हम दोनों के साथ आमनी तौर पर इक़दाम भी करें।